अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नावल के मतलब अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। डाल्टन की कॉल रिसीव होने के बाद वो तीनों डाल्टन के अपार्टमेंट में मौजूद थे। हाँ डाल्टन, कुछ पता चला? अजहान ने बैठते ही पूछा था। आप खुद देख लें, कहते ही उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक डिवाइस को कनेक्ट किया था। माहिर अरहान अजहान बड़े इन्महाक से स्क्रीन को घूरे थे कि यकायक एक कमरे का मंजर आंखों के सामने लहराया था और सुबहान की आवाज गूंजे थे। सुबहान, नशा ने सुबहान की तरफ देखते हुए कहा था, जिसने मिनटों में नशा को इस फायर से बचाया था और दूसरी साइड उसको लेकर गिरा था। हा हा हा, बच गए दोनों बेचारे। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम दोनों को मारने आया हूँ, वो भी इतनी आसानी से? ची 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 ची, कितने मासूम हो तुम दोनों। हयात मलक ने दोनों की तरफ देखते हुए मकरू हंसते हुए कहा था। बड़े पापा, अरहान ने बेयकीनी से अपने अल्फाज अदा किए थे। माहिर और अजहान अपनी अपनी जगह पर सुन बैठे थे, स्क्रीन पर हयात मलक को देखकर। प्लीज बड़े पापा, छोड़ दे हमें, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं बेटी हूँ आपकी, और यह जो सामने खड़ा है ना, ये आपकी बेटी की खुशी है। खुदा का वास्ता है, मत करें ऐसे। उसने हयात मलक के सामने जाते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा था, मेरी इज्जत का जनाजा निकालने वाली मेरी बेटी नहीं हो सकती। हयात मलक ने नशा के बालों को दबोचा था तो फिर पिस्टल की बैग उसके मुंह पर मारी थी। वो लहरा कर जमीन बोस हुई थी और मुंह से खून का फवारा निकला था। नशो, अजहान के मुंह से बेसाता निकला था। अरहान की आंखों में आंसू आए थे। माहिर ने अफसोस से सर झटका था। नशरा, नशरा, मिनट से पहले सुबह ने उसे अपनी पन्नाहों में भरा था। क्या चाहते हो तुम दोनों? साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस नकाब की वजह से नहीं, बल्कि इस फाइल के सामने आने की वजह से तुम हम दोनों को खत्म करना चाहते हो। तुम्हें डर है कि तुम्हारा सर तुम्हारे बाकी घरवालों के सामने खुल गया तो तुम बेमोल हो जाओगे। 2 टके की इज्जत नहीं रह जाएगी तुम्हारे। सुबह ने नशरा को अपने सीने से लगाते हुए कहा था। हा हा हा, बहुत हो तो तुम मेरी सोच तक पहुंच गए। बहुत अच्छा, तो फिर चलो जल्दी से बता दो कि असल फाइल कहाँ है, क्योंकि जो फाइल हमें तुम्हारे घर से मिली है उसमें कुछ भी नहीं है और ना ही इस लैपटॉप में। हयात मलक ने गुस्से से दौड़ते हुए कहा था, वो फाइल जहां होनी चाहिए वहीं पर है। अब तुम्हारी पहुंच से कोसों दूर अपने मुल्क को तुम जैसे दरिंदे से बचाने के लिए मैं कामयाब रहा हूं, बल्कि अब तक तो तुम्हारा सच मुल्क के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। सुबह ने तंतिया हंसते हुए कहा था, यू बास्टर्ड, बताओ मुझे किसको दिया तुमने वो फाइल? मैं तुम्हारा खून पी लूंगा। हयात मलक ने उसके सीने से नशा को हटाते दूर फेंकते हुए उसके पैर पर गोंद से मारते हुए कहा था, रुक जाए बड़े पापा, आप मेरी जान ले लें, सुबह का कुछ मत कहें, छोड़ दे अमल और जारा को भी। आई प्रॉमिस ये जंग यहाँ ही बंद हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ सुबहान वो फाइल आपको दे देगा। प्लीज उसके बदले इन सब की जिंदगियां बख्श दे। उसने हयात मलक के पांव पकड़ते हुए कहा था, किससे तुम हमारी जिंदगी की भीख मांग रही हो? उस इंसान से जिस इंसान ने मेरी बहनों के ऑपरेट करवा दिए कि वो कभी मां ना बन सके। उस इंसान से जिसने आस्तीन का सांप बनकर अपनी बेटों की खुशियों को निकला, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने वालों के पांव से जन्नत छीन ले। इस इंसान से तुम हमारी जिंदगी की बख्शिश मांग रही हो, जिसने न जाने कितनी इज्जतें पामाल की थी, कितने घर लुटे। लानत बेता हूं मैं से सफाक इंसान की तरफ से मिलने वाली जिंदगी की बख्शिश। सुबहान ने गुस्से से हयात मलिक की तरफ देखते हुए कहा था। वहीं स्क्रीन पर होती हुई ये सारी कार्रवाई देखकर अजहान ने अपनी मुठियां गुस्से से बीची थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका खुद का बाप ये सब कर सकता है। भाई, बड़े पापा, इतना सब कैसे? अरहान ने अपनी कनपटियां मसलते हुए कहा था, मुझे तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुना। सुबहान जाफर, जल्दी बताओ वो फाइल कहाँ है? हयात मलक ने कुर्सी पर बैठते हुए मकरू हंसते हुए कहा था और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगार कर लब्बों को लगाया था। सर, इन दोनों को होश आ गया। जफर अम्मल और सारा को खींचता हुआ कमरे में लाया था, जो भागती हुई सुबहान के गले लगे थे। यार क्या मेलो ड्रामा है। वैसे मिस्टर सहाफी, गौर से देख लो अपनी बहनों को, क्योंकि कुछ मिनटों बाद ये दोनों तुम्हारी मौत पर रोने की बजाय कुछ वैशी दरिंदों की भूख मिटाएंगी अपने जिस्म। हा हा हा, लाहौर के सबसे बड़े कोठे की जीनत बनाने वाला हूँ तुम्हारी बहनों को। हयात मलक ने फलक शुगाफ क्या लगाते हुए कहा था और यही अजहान की हिम्मत खत्म होती। लैपटॉप पर धकेलता वो गुस्से से उठा। खुद को नॉर्मल करने के लिए उसने 3-4 गहरे गहरे सांस लिए थे। अजहान, ये ट्रैकिंग डिवाइस मुझे सुबह ने डाटा ने अजहान की हालत के पेश नजर उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे सुबहान उस तक पहुंचा और कैसे उसने वो फाइल लैपटॉप उसे दिए और ये सब उसने कैसे अपने प्लान के मुताबिक उन तक पहुंचाया। ओ गॉड,
اگر ڈائریکٹر کو صبح نہ بتا کر جاتا تو ہم کیسے بڑے پاپا تک پہنچتے؟ ہمیں سے کوئی بھی یہ کیسے سوچتا کہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہمارا باپ؟ ارحان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا تھا، آئی تھنک ہمیں ان تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ ماہر نے کہا تھا، ڈالٹن کیا ہمیں سبحان کی لوکیشن پتہ چل سکتی ہے؟ اذہان نے ڈالٹن کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا، یس، وہ سب کارنیگل کارٹیج میں ہے، یہاں سے 15 منٹ کی دوری پر، یہ دیکھیں یہاں ان کی لوکیشن شو ہو رہی ہے۔ ڈالٹن نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر انصاف کو دکھاتے ہوئے کہا تھا، پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ ماہر نے کہا تھا، آپ لوگ چلیں، میں یہ فائل رکھ کر آتا ہوں۔ ڈالٹن نے کہا تھا اور وہ تینوں بائک طرف بڑھے تھے۔ ان کے جاتے ہی ڈالٹن نے پہلے فائل رکھی تھی سامان کا اور پھر موبائل نکال کر پولیس کو کال کی تھی اور انہیں لوکیشن بتایا تھی۔ اس کے بعد وہ لیپ ٹاپ پکڑے گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا کہ کارٹیج میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پر نظر رکھ سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے کارٹیج کی طرف جا رہے تھے جب اذہان کو تاشا بیگم کی کال آئی تھی۔ اذہان، ہم ایئرپورٹ پر ہیں، مجھے بتاؤ علیہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ تاشا بیگم نے پوچھا تھا۔ ماما، آپ لوگ ہاسپٹل چلے جائیں، 2nd فلور کی ایمرجنسی وارڈ میں ہے علیہ ایڈمٹ۔ کیا چاچو آپ کے ساتھ ہیں؟ اس نے جلدی جلدی میں بتایا تھا۔ ہاں، تمہارے چاچو میرے ساتھ ہے، مجھے بتاؤ نشو عمل و ذائقہ کا کچھ پتا چلا؟ تاشا بیگم نے پوچھا تھا۔ ماما، آپ ایسا کریں چاچو کے ساتھ کارنیل کاٹیج آ جائیں۔ اذہان نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے شوہر کی حرکات اس کی ماں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ میں سے زارا کون ہے؟ نرس نے آ کر پوچھا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، مائدہ نے بینس کی طرف دیتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں بھی ہے انہیں جلد بلوائیں، آپ کی پیشنٹ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب وہ بار بار آکسیجن ماسک اتارے ایک ہی نام دہرا رہی ہیں، پلیز انہیں بلوائیں جلد۔ نرس کہہ کر جا چکی تھی۔ مائدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ کیسی بے بسی تھی وہ، جب بسترے مر پر تھی وہ اسے بلا رہی تھی جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، کہاں ہے کہاں نہیں۔ ایک بار پھر سے وہ پہلی والی سچویشن میں اٹک گئے تھے۔ وہ علیہ کی تکلیف محسوس کرتے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جب بھی بینس نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مل جائے گی، سب ڈھونڈ رہے ہیں اسے۔ بینس نے اس کے کمرے سے لاتے ہوئے کہا تھا، اسے ملنا ہوگا، اس کے پاس ہونا ہی علیہ کو زندگی کی طرف واپس لا سکتا ہے۔ مائدہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کارنیل کاٹیج کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے وہ باری بار اترے تھے۔ ہم ایسے اندر نہیں جا سکتے، یہاں گارڈز کی بڑ مار ہے، اگر انہیں شک ہو گیا تو۔ ارحان نے کہا تھا، اور ہم نہاتے ہیں، ہمارے پاس اپنی سیفٹی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ماہر نے کہا تھا، میرے پاس ہے، میں سامنے سے گارڈز کو ہٹاتا ہوں۔ اذان، تم اور ارحان سائڈ سے نکل کر اندر چلے جانا، یہ پسٹل رکھو، بی سیف۔ ڈالٹن نے اس کی طرف پسٹل بڑھاتے ہوئے کہا تھا، پھر تم سب کا اشارہ کرتے وہ گیٹ کے پاس کھڑے گارڈز کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈز کو باتوں میں الجھا کر اس نے بڑی ہوشیاری سے ہاتھ کو جھٹکا دے کر گارڈز کی گردن کے پیچھے لے جا کر گھما کر اس کی گردن کے پیچھے سے محسوس رگ دبائے تھے اور گارڈز زمین پر ڈے ہوا تھا۔ گارڈز کی پسٹل ہاتھ میں پکڑے اس نے اذہان، ارحان اور ماہر کو اشارہ کیا تھا اپنے ساتھ آنے کا۔ وہ اس کی ہمنوائی میں اس کے پیچھے آئے تھے۔ اذہان اور ارحان سائڈ سے نکل کر اندر کی طرف بڑھے تھے جبکہ ڈالٹن نے راستے میں آنے والے گارڈز کو وقتاً فوقتاً بڑی ہوشیاری سے راستے سے ہٹایا تھا۔ اندر پہنچ کر راستے میں آنے والے 3-4 کمروں کو کھول کر تینوں نے دیکھا تھا مگر وہاں پر کہیں نہیں تھے۔ اچانک ان دونوں کو چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اوپر کی طرف بھاگ گئے تھے۔ سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا اور کھلے دروازے میں سے جو منظر انہوں نے دیکھا تھا وہ ان کے دل لرزا گیا تھا۔ امل لیٹی ہوئی تھی جبکہ حیات ملک نے اس کے گردن پر پاؤں رکھا تھا۔ زارا اور نشرہ حیات ملک کے پاؤں پکڑے اسے عمل کی زندگی کی بھیک مانگے تھے۔ سبحان کو جوزف اور ظفر بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ عمل، ارحان پاگل کی طرح دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان، گال پر کٹ، پھٹا ہوا ہونٹ، آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے جبکہ گردن پر بھی جوتے کے نشان اور انگلیوں کے نشان تھے۔ ارحان، اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے کہا تھا اور ارحان نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھا تھا۔ ارحان، اذہان، حیات ملک نے 2 قدم پیچھے لیتے بے یقینی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب بھی سبحان نے خود کو چھڑواتے ہوئے ظفر اور جوزف کو زوردار گھونسے مارے تھے، پاگلوں کی طرح وہ ان پر وار کر رہا تھا جب بھی اس کے گھونسوں کی تاپ نہ لاتے ہوئے زمین پر ڈے ہوئے تھے۔ نشا اور زارا دوڑتی بھی اذہان کے گلے لگے تھے اور اس نے کسی متاع کی طرح دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ ان دونوں کی حالت بھی عمل سے مختلف نہ تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر بھی عمل جیسے نشان تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ اذہان، یہ سب میں نے خود نہیں کیا، مجھ سے کروایا گیا، میں مجبور۔ بس۔ اذہان نے ان دونوں کو
اسے اللہ کرتے ہوئے داڑتے ہوئے کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا حیات ملک، کیا کیا کہوں میں آپ کو؟ باپ، صاحبان شفقت، رحمت، رحم دل سایہ، ان میں سے کسی ایک لفظ کے بھی حقدار ہیں آپ؟ اسے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے ہوئے حیات ملک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے تو آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آ گیا۔ کوئی اپنے نام، اپنی عزت، اپنے رتبے مرتبے کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ اپنے ہی بچوں کی خوشیاں کو نکل لے؟ اپنی عزت اور مرتبے کے جنون میں آپ اتنے آندھے ہو گئے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں پلی اپنی ہی بیٹی کو مارنا چاہا۔ یہ کیسی بھوک ہے جس کی لت میں آپ اپنی بیٹی کے خون کے پیاسے بنے ہوئے پھر رہے ہیں؟ وہ بول رہا تھا، تبھی پیچھے کھڑے تاشا بیگم اور کبیر ملک جانے کس ٹائم وہاں پر آ کر کھڑے ہو کر بے یقینی سے کبھی حیات ملک کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اذہان کے لفظوں پر بے یقین ہو رہے تھے۔ تحفہ میری زندگی پر جو ساری زندگی ایک زانے کا بیٹا بن کر جیا، تحفہ میری زندگی پر جس کا باپ اپنے ہی ملک کا غدار ہے، اپنے ہی ملک کی بیٹیوں کی عزتوں کو نوچتا ہے، اپنے ہی ملک کی ماؤں کی کوکھ اجاڑتا ہے، اپنے ہی ملک کی سہاگنوں کے صحاب اور بہنوں کے بھائیوں کو سرے عام قتل کر کے پھر کرسی کے نشے میں دندناتا پھرتا ہے۔ اذہان نے برائی آواز میں ایک ایک لفظ ادا کیا تھا، اذہان بیٹا میری بات سنو، تم غلط۔ حیات ملک اپنا سچ سامنے آنے پر پاگلوں کی طرح اپنی صفائی دینے کے لیے پڑتول رہا تھا۔ سٹاپ اٹ، ڈونٹ کال می بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، مت کہے مجھے بیٹا۔ باپ آپ جیسا نہیں ہوتا جو اپنے بیٹوں کی عزتوں کو کوٹھوں پر نچوانے، جو اپنے بیٹوں سے ان کی نسل ہی چھین لے، ایسا ہوتا ہے کیا باپ؟ ارے باپ تو سایہ ہوتا ہے، اپنے جگر کا خون دیتا ہے، تپتی دھوپ میں صاحبان بنتا ہے، مشقت کر کے اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، کس غم میں جی رہے ہیں آپ؟ ایک بار بھی نہیں سوچا اتنا سب کچھ کر کے آپ نے رب کی طرف نہیں لوٹنا؟ کیا منہ دکھائیں گے آپ اس کو؟ کیا یہ سب ساتھ لے کر جائیں گے جو اتنا گر گئے ایک شہرت اور پیسے کے لالچ میں؟ ایک بار بھی رب کی پکڑ سے خوف نہیں آیا، ایک بار بھی دل نہیں دہلا اس کے آگے جوابدہی پر؟ اس نے برائیوی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہ سب میں تم لوگوں کے لیے کر رہا تھا، میرے بعد یہ سب تم لوگوں نے کیا یہ سب آپ کو کرنے کو کہا؟ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی آپ سے؟ بڑے پاپا ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کر دیا، کیا سکھا کر جاتے آپ ہمیں اس دنیا سے؟ دھوکہ، فریب، عصمتیں داغدار کرنا، قتل و غارت اور ضرورت پڑنے پر اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جانا؟ ارحان نے چلاتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا، یہ سب تم دونوں کو میرے خلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مجھ سے بدگمان کر رہے ہیں۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو مار دوں گا، حیات ملک نے جنونی ہوتے ہوئے کہا تھا، اور زمین پر پڑی ہوئی پسٹل اٹھا کر ہوا میں پے در پے فائر کیے تھے۔ نہیں، سب کو نہیں، آپ مجھے مارے، میں ایک عیاش باپ کا بیٹا کہلوانے سے بہتر مر جانا پسند کروں گا۔ اذہان نے حیات ملک کا گن والا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اپنے سینے پر رکھا تھا۔ اذہان، زارا اور سبحان آگے بڑھے تھے، بھائی ارحان اور نشا آگے بڑھے تھے، اذہان، تاشا بیگم اور کبیر ملک بھی 2 قدم آگے بڑھے تھے۔ کوئی آگے نہیں آئے گا، یہ جنگ میری وجہ سے شروع ہوئی ہے نا، تو مجھ پر ہی ختم ہوگی۔ چلائیں گولی مسٹر حیات ملک، آپ کے سامنے آپ کے مرتبے، آپ کی عزت شہرت کو برباد کرنے والا کھڑا ہے، چلائیں گولی، ختم کریں قصہ کہ نہ میں زارا سے ملتا، نہ ارحان کو عمر سے محبت ہوتی، نہ نشا اور صبح ملتے، نہ ہی آپ کی نام نہاد عزت کا شملہ کم ہوتا، تو ختم کریں نا آج اس قصے کو، میرے بعد جو چاہے وہ کرنا۔ اذہان نے تڑپتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا اور ٹریگر پر دباؤ بڑھایا تھا، اذہان ہاتھ چھوڑو میرا، گولی چل جائے گی۔ حیات ملک نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، تو پھر خوش ہونا مسٹر حیات ملک، آپ کو تو ویسے بھی قربانی چاہیے تھی نا کسی ایک کے خون کی، تو میں ہی کیوں نے؟ اسے ٹریگر پر مزید دباؤ بڑھایا تھا، وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ حیات ملک کے پسینے چھوٹ رہے تھے، ٹریگر پر کنٹرول کرنا ان کا ہاتھ ڈگمگایا تھا، اس سے پہلے کہ ٹریگر دبتا ڈائریکٹر نے ٹانگ اٹھا کر پسٹل کو کک کیا تھا اور پسٹل دور جا گر تھی۔ چٹا تاشا بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ حیات ملک کے گال پر رسید کیا تھا۔ تاشا، حیات ملک نے بے یقینی سے تاشا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مت لیں اپنے ناپاک منہ سے میرا نام، میرے بچوں کی خوشیوں کو نچوڑ کر پی کے آپ، آج سے میرا اور آپ کا رشتہ ختم، مر گئے میں اور میرے بچے آپ کے لیے، جہاں جانا چاہیں جائیں، مگر میرے گھر لوٹ کر نہ آئیے گا، ناپاک آزادی مبارک حیات ملک۔ تاشا بیگم نے نفرت سے کہا تھا، کبیر تم ہی سمجھاؤ ان سب کو، یہ سب میں تم دونوں کے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ سب ہمارے فیوچر کے نہیں – بلکہ آپ اپنی دھاک اور ساکھ کے لیے کر رہے ہیں۔ 'حیات ملک' نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا، 'اذہان، زارا اور سبحان، آپ کو تو ویسے بھی قربانی چاہیے تھی نا کسی ایک کے خون کی، تو میں ہی کیوں نے؟ اسے ٹریگر پر مزید دباؤ بڑھایا تھا، وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ حیات ملک نے
अम्मा अब्बा ने तो कोई जोर नहीं रखा था हमारी तरबियत में, फिर ये अना, ये गुमान, ये लालच कहाँ से आ गया आप में? सच पूछें तो आज मेरा दिल शिद्दत से चाह रहा है कि काश मेरा कोई भाई ना होता। कबीर मलक ने नम आवाज में नफरत ज़दा लहजे में कहा था। नहीं, नहीं दे सकता मैं तुम सबके दिलों में अपने लिए नफरत। इस दिन से ही तो डर कर मैंने ये सब किया। तुम लोग कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? हयात मलक को शिद्दत से खुद के अकेले होने का एहसास हुआ था। उसके अपने पल भर में उसके खिलाफ थे, जिनके मुस्तकबिल की खातिर उसने हर बुरे से बुरा काम किया था। यही है वो शख्स जिसने मुझे ऑपरेट का बोला था। और ये दोनों लड़कियां, ये ज़ारा दुरैद, उसकी बहन, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो बेहोश पड़ा है ना, उसने मुझे कहा था कि मैं उनका ऑपरेट करो, मगर मैंने उनका ऑपरेट नहीं किया। मेरा दिल नहीं माना कि मैं जो खुद ममता के लिए तड़प पड़ी हूँ, वह कैसे किसी से माँ बनने की खुशी छीन सकती है। अचानक ही डॉक्टर कैथरीन कार्ल्स पुलिस के साथ कमरे में आई थी और उसने बेहोश परवेज जफर की तरफ इशारा करते हुए कहा था, तुम ठीक हो? वो ज़ारा की तरफ बैठती है। इससे क्या हुआ? फिर वो नीचे बैठकर अमल का चेहरा थपथपाने लगे थे। लेकिन हयात मलक, अल्लाह ना चाहे तो आप किसी का बाल भी माँ का नहीं काट देते। महसूस हुआ कुछ? उसकी हिकमत, उसकी कबराई, वो अजीम तोहफा जो उसने खुद इन दोनों को दिया, आप कैसे उनसे वो छीन सकते हैं? अजहान ने तनजिया हंसते हुए कहा था, मैं मार लूंगा खुद को। अब तुम्हें अजान हमें से किसी को चुनना होगा, या ये तीनों या फिर मैं। हयात मलक ने ज़मीन पर पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर अपनी कनपट पर रखते हुए कहा था, हम में से कोई भी किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अब हमें आप जैसे आयाश और घमंडी इंसान की जरूरत नहीं है, जो गलत को सही करते कहते अपने रिश्तों को हाथों से फिसलती रेत की तरह गनवा रहा है। अजहान ने अफसोस से कहा था, मिस्टर हयात, पुट द गन डाउन। पुलिस ऑफिसर ने कहा था, अजान तुम अपने बाप के हाथ इनको नहीं छोड़ सकते। हयात मलक ने ट्रैगर पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था, आप मेरी खातर मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकते, अपने गुनाहों का तस्लीम नहीं कर सकते। अजहान ने दो बदो जवाब दिया था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हें चुनना होगा। अजान वो पागलों की तरह जुनूनी अंदाज में कांपते हुए कह रहे थे, काश ऐसा होता मिस्टर हयात मलक कि आपने कोई गुनाह ना किया होता। काश आप अपनी जिंदगी में डूबे हुए अंधेरे को हदायत के नूर से रोशन कर पाते। उसे नफी में सर हिलाते हुए कहा था, तो तुम उनको नहीं छोड़ोगे? हयात मलक ने मजीद ड्राइवर पर दबाव बढ़ाते हुए कहा था, बड़े पापा छोड़ें पिस्टल, प्लीज मत करें ऐसा। नशा ने इल्तजा करते हुए कहा था, वो डर की थी कि कहीं वाकई गोली ना चल जाए। अलविदा अजहान, मुझे अपने किए पर 1% भी पछतावा नहीं, मगर तुम लोगों की नफरत लिए जी नहीं सकता। उन्हें ट्रैगर दबाया था। पुलिस आगे बढ़ती, गोली उनके दिमाग के आर पार हुए थे। पापा, अजहान का दिल तड़पा था। वो सब उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे थे। मैं इस नफरत के सारे तुम लोगों की बदगुमानी को झील नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी में इतने गुनाह कर चुका हूँ कि मेरा दिल मैला हो चुका है। मेरा अंजाम ऐसा ही होना था। अंधेरों से रोशनी का सफर हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता, कहते उन्होंने आखिरी हिचकी ली थी। ही इज डेड। डॉक्टर कैथरीन ने आगे बढ़कर उनके नब्ज टटोलते हुए कहा था। अजान अरहान ने बेचैनी से डॉक्टर को देखा था। नहीं बड़े पापा, प्लीज उठें प्लीज। नशा उनके साथ लिपटी भी रो रही थी। कबीर मलक ने शिद्दत से आंखें बांध की थी। सुबहान ने अफसोस से सर हिलाते हुए ताशा बेगम की आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। पुलिस ने सबको साहबा करते हुए डेड बॉडी को रेस्क्यू करवाया था। अजहान भाई, बीन्स की कॉल आई है। अलिया, डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। तो क्या हुआ अलिया को? ज़ारा ने रोते हुए कहा था। अजहान, अलिया को क्या हुआ? प्लीज उसे पूछे, मुझे अलिया के पास जाना है। उसने तड़पते हुए कहा था। चल रहे हैं, चुप। वह बाप के सदमे में टूटा बिखरा उसका हाथ हमें बाहर की तरफ बढ़ा था। अरहान अमल को बाहों में उठाए बाहर की तरफ बढ़ा था और उसे गाड़ी में डाला था। सुबहान, नशा, डाटन, माहिर, कबीर मलक, ताशा बेगम सभी हॉस्पिटल की तरफ चला दिए थे। वहां रुकने का कोई जवाब नहीं था। पुलिस हयात मलक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा चुके थे। जोसेफ और सफर को भी वो अपनी हिरासत में ले चुके थे। अमल, अमल। अरहान उसका चेहरा थपथपाते गाड़ी में ही उसके होंठों के साथ पानी की बोतल लगाए थे। फिर वहीं पानी उसके चेहरे पर छिड़का था। वह होश में आ गए थे। तुम ठीक हो? अरहान ने सीने के साथ लगाते हुए पूछा था और उसने हाँ में सर हिलाया था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो सांस नहीं ले पाए थे। बंद होती आंखों से उसे इस वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह सारा अमल और अपने पैटर पैन को देख ले। मॉनिटर स्क्रीन पर चलती हुई लाइन एकदम सीधी होती टेढ़ी हो रही थी। उसकी तकलीफ हाथ से सवा हो रही थी। हेलो, आई एम अलिया दुरे, फ्यूचर फाइटर पायलट। उसके कानों में अपने कहे जुमले दोहरा रहे थे। एमरजेंसी वार्ड की छत पल भर में आसमान बनी थी और उसने इस आसमान में खुद को यूनिफॉर्म पहने हुए जहाज उड़ाते हुए देखा था। उसके लबों पर
अफसुदा सी मुस्कुराहट मचली थी। छम छम उसके कान में अमल की खनकती हुई आवाज गूंजे थी। अमल, तुम मजीद चॉकलेट्स नहीं खाओगी अलिया? ज़ारा की आवाज उसे मदम सुनाई दी थी। पैटर पैन ऑलवेज देयर फॉर यू। सुभान का चेहरा धुंधलाया था उसकी आंखों के सामने। चलें अलिया? उसके बिल्कुल सामने उसके पापा खड़े दिखाई दिए थे। पापा? उसने बोलना चाहा था, उसे बोला नहीं गया था। उसकी रूह अफसुदगी की तरफ जा रही थी। आखिरी सांस मादूम होने तक उसे शिद्दत से ख्वाहिश की थी अपनों को देखने की, मगर वो तन्हा थी इस एमरजेंसी वार्ड में। मॉनिटर स्क्रीन की लाइन बिल्कुल सीधी हुई थी। वो अपने पापा का हाथ थामे आसमानों का सफर कर रहे थे। वो लोग हॉस्पिटल का गेट क्रॉस कर रहे थे जब उसकी रूह परवास कर गई थी। गाड़ी से उतरते ही उसने फिजा में अनजानी सी महक महसूस की थी। चाबी ऐसा लगा था कि किसी ने बड़ी नरमी से उसकी पेशानी पर लब रखे थे। हाँ, वो वही तो थी। जाते जाते अलविदा पोसा अपने लम्ब से अशनाई उससे सोम के थे। ज़ारा ने दिल पर हाथ रखे उसे महसूस किया था और फिर पागलों की तरह हॉस्पिटल के अंदर दौड़ते। आई एम सॉरी, योर पेशेंट इज नो मोर, डॉक्टर कार्ल ने नम आंखों से कहा था। अलिया, अलिया। डॉक्टर की बात सुनते ही वो पागलों की तरह चलाती दीवार के साथ सर मारने लगे थे, यहाँ तक कि सर में से खून उबलने लगा था। अम्मा दौड़ते हुए इमरजेंसी रूम में गए थे। सफेद चादर को उसके मुंह से हटाया था। हाथों के प्यालों में उसका मुर्दा चेहरा लिए दीवाना वार चूमने लगे थे। नो अलिया, यू हैव टू कम बैक जान, ऐसे मत करो, उठो, हमें घर जाना, चलो उठो, हमें पापा वाले घर जाना है। उसके मुर्दा वजूद को झंझोड़ते हुए वो चीखते हुए कह रहे थे, मगर वो फूल तो कब से मुरझा चुका था। सुभान ने आगे बढ़कर उसके ठंडे पांव से चादर हटाकर उसके पांव को दीवानावार चुमा था। अलिया, पैटर पैन की जान किस सफर पर चली गई हो अकेले? हम सबको बेबस छोड़कर वो पागलों की तरह रो रहा था। प्लीज अलिया, वापस आओ, हमें नहीं जीना तुम्हारे बगैर। वापस की पेशानी चूमते हुए कह रहा था। नशरा दूर खड़ी इस मुर्दा सफेद फूल को देख रहे थे। अजहान, अरहान, नशरा, मायदा, माहिर साबित तो इन तीनों को संभालने में नाकाम हो रहे थे। उनकी जिंदगी का बेहतरीन साथ उनका हाथ छोड़कर इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके अपने सफर पर रुखसत हो चुका था। अलिया दुरैद वल्द दुरैद हसन, तारीख पैदाइश 21 अगस्त 2007, तारीख वफात 10 नवंबर 2023। ये फूल अपनी लताफत की खुशबू पा ना सका, खिला जरूर मगर खुलकर मुस्कुरा ना सका। कब्र पर लिखा हुआ खुतबा उसे बड़े इन्माक से पढ़ा था। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथ दुआ के लिए उठाए थे। पास उसकी मामा और पापा खड़े थे। अपनी मां को दुआ में हिचकियों से रोते देखकर उसने नागवार से नाक चढ़ाए थे। सी हाला, मामा जब भी आपके पास आती हैं ऐसे ही रोती हैं, एंड आई हेट हर टीज। आपने मेरी मामा को टीज ही क्यों दी है? आई एम गेटिंग जेलस फ्रॉम यू काज कि माम सेड वो अलिया अजान हयात मल्ला से ज्यादा अलिया दुरैद से मोहब्बत करती हैं, वो करती रहेंगी। उसे मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा था, वन मोर थिंग, अलिया अजान हयात मलक भी अलिया दुरैद से बहुत मोहब्बत करती है। लव यू हाला, मोर एंड मोर। उसने अपने हाथ की उंगलियों को लबू के पास लाते उन पर किस करके उसकी कब्र की मट्टी पर रखा था अपने नन्हे मुन्ने हाथ को। चले अजहान ने दुआ खत्म करके अलिया और ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा था और फिर बाहर की तरफ बढ़े थे। वो गाड़ी में बैठे थे। एजी, अब मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे? अलिया ने गाड़ी में बैठते हुए कहा था। इसलिए कि हामिद का बर्थडे है और वो मिस करेगा तुम्हें। अजहान ने गाड़ी चलाते हुए रूठी हुई अलिया की तरफ देखते हुए कहा था। तो फिर आपको अफनान को भी लेकर जाना चाहिए ना, उसे नाक चढ़ाते हुए कहा था। और ये उसकी नाराजगी का पक्का सबूत था। अलिया, अफनान छोटा है, वो नहीं रह पाएगा हमारे बगैर। ज़ारा ने उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा था। एजी, आप ज़ारा दुरैद से कह दें अगर अलिया अजहान 8 साल की और अफनान अजहान 6 साल का है तो उसमें अलिया अजहान का क्या कसूर है? उसने अपने लंबे कर्ली बालों को कांधे से पीछे करते रूठे हुए लहजे में कहा था। अजहान और ज़ारा ने पल भर में चौंक कर देखा था उसे। वो बिल्कुल उस जैसी ही तो थी, वैसी ही नाक, वैसी ही बाल, वैसी ही आवाज। कुछ भी तो अलिया अजहान का अलिया दुरैद से मुख्तलिफ ना था। आप दोनों की बेटी हुई तो उसका नाम अलिया रखना और उसे फाइटर पायलट बनाना। दोनों के कानों में अलिया दुरैद के किए गए जुमले गूंजे थे। एडी, मुझे भी अपनी फैमिली के साथ उम्रा करना है प्लीज, उसने इस बार नम आंखों से रिक्वेस्ट किए थे। मगर अलिया, हायम, ज़ारा ने बेबसी से कहा था। तुम यही रहोगी अलिया, अजहान ने 2 टोक लहजे में कहा था और गाड़ी घर के पार्किंग एरिया में आकर रुके थे। वो तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे थे और अपने कमरे की तरफ बैठे। अलिया, क्या हुआ? ड्राइंग रूम में बैठे सुभान ने उसकी यूं नाराजगी से जाने पर उससे पूछा था। कुछ नहीं, उम्रे पर जाना है साथ, बट हम चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर रुक कर
हाइम के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करे, ऐसे हाइम को अकेला बुरा लगेगा। ज़ारा ने ड्राइंग रूम में आते हुए कहा था, ज़ारा अगर वो जाना चाह रही है तो ले जाओ, यहाँ रहकर वो ज्यादा मिस करेगी तुम तीनों को। अम्मल ने कहा था, ज़ारा मामा वो रोएगी, देन आई फील बैड, आई थिंक आपको उसे साथ लेकर जाना चाहिए। हाइम ने कहा था, चलो पार्टनर मनाते हैं उसे। सुबह ने हाइम से कहा था और फिर वो हाइम और नशरा अलिया की रूम की तरफ बढ़ते। अलिया, सुबह ने अंदर जाती उसे आवाज दी थी, नो पैटर पैन, मुझे किससे बात नहीं करनी। अलिया ने रोते हुए कहा था, मुझसे भी नहीं। नशा ने अलिया के पास बैठते हुए कहा था, नो क्यूट फूफो, आपसे भी नहीं। उसने ब्राइवी आवाज में कहा था, नशा फूफो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बर्थडे अलिया के उम्र से वापसी पर ना सेलिब्रेट कर लूँ। हाइम ने सोचते हुए कहा था, क्या सच में हाइम, क्या ऐसा पॉसिबल है? अलिया ने अपने फूले फूले गालों से आंसू साफ करते हुए हाइम की तरफ देखते हुए कहा था, यस पॉसिबल है, कॉज हम सब अलिया को रोता हुआ नहीं दे सकते। तीनों ने यक जुबान कहा था और फिर चारों हंसने लगे थे। अगले दिन वो चारों उम्रे के लिए चले गए थे, अजहान, सारा, अफनान, अलिया। वो पिछले कई सालों से एक ही ख्वाब देख रही थी, खुद का सेने हरम में नका, और इसी हवाइश के उसूल के लिए आज सेने हरम में मौजूद है। उसकी हवाइश के मुताबिक ही उसका और अजहान का पूरे 9 साल बाद एक बार फिर से निकाह हुआ था। वहीं सेने हरम में एक बार फिर से उसकी मोहब्बत मोतबर हुई थी। रोज़ा रसूल की जालियों के पास खड़े दोनों ने रो रो कर अपनी आल औलाद के लिए बख्शिश, अपने नबी की मोहब्बत, अपने रब की अतात और अपनों की खुशियां मांगे थे। दुआ से फारग होकर वो ज़ारा का हाथ थामे सेने हरम की तरफ आया था, जहां मुकामे इब्राहिम के पास बैठी अलिया अफनान को दुरूद इब्राहिम याद करवा थी और उसके पीछे पीछे लफ्ज दोहरा रहा था। जिंदगी कितनी मुकम्मल थी, रब ने दोनों की जिंदगी में हर रंग बढ़ा था। वो किस किस नेमत पर अपने मालिक का शुक्र अदा करते। दोनों ने नजर बढ़कर सामने गुम्बदे हजरा के हसीन मंजर को देखा था। शुक्रिया मोहम्मद अरबी, आपके दर से मिली हैरात ने मेरी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी से भर दिया। उसने दिल पर हाथ रखकर नजरें झुकाकर बाअदब होकर रोज़ा रसूल पर खड़े दरूद भेजा था अपने नबी पर। दोनों अपनी अपनी जिंदगी के अंधेरों का मुकाबला करते रोशनी की तरफ लौटे थे। और वहीं पर खड़ी हाकम बाबा की रूह ने उनको जगमगाते चेहरों को देते हुए कहा था, मुबारक आसमानी जोड़े। और वही मोहब्बत अपनी पाकिज़गी पर पूरे दिल से जुमे थे। एक ही मट्टी से बनाए गए दो बुतों को अफसुदगी बख्श दी गई थी। हयात मलक और अलिया की डेड बॉडी को पाकिस्तान ले आए थे। दोनों को इनके आबाई कब्रिस्तान में ही आकर दफनाया गया था। अजहान ने बड़ी मुश्किल से ज़ारा को और अरहान ने बड़ी मुश्किल से अमल को संभाला था। यावर अहमद को कत्ल केस के सिलसिले में फांसी की सजा सुना दी गए थे। अजहान ने इस मुश्किल वक्त में बड़ी मुश्किल ज़ारा और अमल को संभाला था। अजहान इलेक्शन लड़े बगैर ही पार्टी टिकट जीत चुका था, क्योंकि उसका महालफ जेल में था। वो सारे वोट उसे मिल गए थे। सुबह ने हयात मलक की मौत के बाद सच न्यूज़ को उसको एक्सपोज करने से मना कर दिया था। वो हयात मलक के गुनाह भी उसके साथ ही दफन कर देना चाहता था। अलिया की वफात के 2 माह बाद जब ज़ारा दरगाह पहुंची तो उसे हाकम बाबा की मौत का पता चला। ज़ारा के लिए अलिया के बाद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था, और अजहान के लिए भी। मगर वक्त कहाँ रुकता है। ठीक 6 माह बाद अरहान और अजहान ने सुबहान और नशा, डाल्टन और बीन्स की पाकिस्तान में धूमधाम से शादी करवाए थे, क्योंकि ये बीन्स की ख्वाहिश थी कि नशा के साथ उसकी भी शादी हो। शम्स साहब को बड़ी मुश्किल से ज़ारा ने मायदा और माहिर की शादी के लिए मनाया था। तो फिर मायदा के कहने के मुताबिक वो खुद उससे माहिर के हुजला अरूसी में छोड़ आए थे। हाँ, ये सच है। अपनी मोहब्बत पालने के बाद उसे मोहब्बत के लिए असूल बदल दिए थे अपने। अरहान और अमल को अल्लाह ने खूबसूरत बेटे हाइम से नवाजा था, और हाइम के पैदाइश के साल बाद ज़ारा और अजहान की गोद में अलिया जैसी रहमत आई थी, जिसे देखते ही उन्होंने अलिया का नाम दिया था। और फिर अलिया से 2 साल छोटा अफनान था। सुबहान और नशा को अल्लाह ने 2 खूबसूरत बेटियों से नवाजा था, जो ट्विंस थे। डाल्टन और बीन्स की भी एक बेटी और बेटा था, जबकि अल्लाह ने मायदा और माहिर को अभी औलाद की नेमत से महरूम रखा था। सब ने अपने अपने हिस्से की तकलीफें काट कर अपनी ज़िंदगी को आसानी को बड़ी मुश्किल से पाया था। सब ने ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, मगर सबसे बड़ा लॉस उन सब की ज़िंदगी में अलिया दुरैत का था, जिसे वो शायद अब अलिया अजहान की मौजूदगी से बढ़ रहे थे। ज़िंदगी का फलसफा बड़े कमाल का है, मगर उसको समझने के लिए कमाल हमारे दस्तरस में होना चाहिए। हर किसी के नसीब में ये कमाल नहीं होता। जैसे हयात मलक सारी उम्र एक ऐसे सिराब की जाना भागते रहे जिसने मरते दम उनका पीछा नहीं छोड़ा, और फिर उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपनी जान ली। वो अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को नूर की रोशनी की एक बूंद भी शामिल ना कर सके, मगर इस नूर की एक बूंद से अपनी पूरी ज़िंदगी को रोशन उन्हीं के बेटे ने किया, अपनी ज़िंदगी की असल को पहचान कर, ये जानकर
کہ مٹی سے بننے میں مٹی بننے والے انسان پر گھمنڈ اور غرور نہ کبھی سجا اور نہ ہی سجے گا، مگر میرے نزدیک زندگیوں میں روشنیوں کا بننے کا ہنر اگر اس پورے سفر میں کسی کے پاس آتا تو وہ حاکم بابا تھے، بے لوث محبت کرنے والے، شفیق، نرم دل، نرم گفتار، مہربان انسان، جنہوں نے اپنی بوند بوند روشنی رب کی رضا سے ہر اس بگڑے ہوئے شخص کی طرف بڑھائی جو ہدایت کی طرف لوٹنا چاہتا تھا۔ ان کا تعلق اپنے رب سے حقیقی تھا کیونکہ وہ عشق کی حقیقی لازوال منظر پر گامزن تھے، اور یار کی دیدار روز محشر ان کے مقدر میں لکھی گئی تھی، اور وہی دن ان کی عید کا دن ہوگا۔ علیہ درید، ایک چمکتا ہوا ستارہ جس نے خیر اور بلائی بانٹی اپنے چاہنے والوں میں، جس کی تربیت اس کی روشنی کی عکاس تھی، جس کا عکس بھی بے مول نہیں تھا، جو پاک تھی جنت کی حور کی طرح۔ اور سبحان جعفر، بے لوث محبت بانٹنے والا انسان جس نے سچی راہ پر چل کر پرانے رشتوں کو اپنوں سے بڑھ کر چاہتا، اپنوں سے بڑھ کر عزت، احترام اور محبت بانٹے تھے۔ امید ہے اس کہانی کے کرداروں سے، کہانی کے لفظوں سے آپ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایموشنز، عشق کی حقیقی، رب اور اس سے جڑے ہوئے تعلق، اپنوں کی بے اعتباری اور دیے کے دکھوں میں ڈولتی اور ڈوبتی بھی زندگی کو بچاتی داستان آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔